वेलकम एवरीवन टू साइकोलॉजी क्लास 11th एंड 12th। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स के सिलेबस के यूनिट 2 के बारे में। इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अटेंशन। अटेंशन क्या होती है? इन वेरी लेमन टर्म्स अटेंशन मतलब किसी चीज को अटेंड करना, पूरी तरीके से अपना ध्यान उस तरफ ही रखना। फॉर एग्जाम्पल हमारी टीचर कहती है क्लास में कि बच्चों मेरी तरफ अटेंशन रखो, मतलब जो मैं कह रही हूँ सिर्फ वही सुनो। सो दिस इज कॉल्ड अटेंशन इन वेरी लेमन टर्म्स। नाउ सम साइंटिफिक डेफिनेशन। अटेंशन इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ फोकस्ड अवेयरनेस accompanied by central nervous system readiness to respond to stimulation। अटेंशन एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर हम सिर्फ एक चीज पर पूरी तरीके से अपना फोकस रखते हैं, पूरी तरीके से उस चीज के लिए अवेयर होते हैं, और इस चीज में हमारा साथ देता है हमारा सीएनएस, जिसके अंदर आते हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वो बिल्कुल विद इन सम सेकेंड्स हमें किसी भी स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं। जो अटेंशन टॉपिक है वो साइकोलॉजी में या कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है और इससे बहुत जगह पे पढ़ा जाता है। जो अटेंशन होती है वो मल्टीफेसेटेड होती है। मल्टीफेसेटेड का यहाँ पे मतलब ये है अटेंशन के अंदर हम अपनी अटेंशन को डिवाइड भी करते हैं दो जगह, या कहीं पे हम जल्दी से स्विच भी करते हैं कि नहीं मुझे इस जगह अटेंशन नहीं इस जगह देनी है, तो जल्दी से स्विच करना, अपनी इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करना कि मुझे अटेंशन किसको देनी है एक्सेट्रा। ऐसे अटेंशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए अटेंशन को मल्टीफेसेटेड भी कहा जाता है। As per Sternberg 1999, attention acts as a means of focusing limited mental resources on the information and cognitive processes that are most salient at a given moment of time। स्टर्नबर्ग का कहने का मतलब ये था कि जो अटेंशन होती है वो अपने कुछ लिमिटेड मेंटल रिसोर्सेज के साथ सिर्फ किसी इंफॉर्मेशन पे अटेंशन देती है जो कि उस टाइम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो कुछ कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे फोकस करती है जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दिस वाज अटेंशन एज पर द स्टर्नबर्ग। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ अटेंशन। कि ठीक है हमने अटेंशन पढ़ ली, पर अटेंशन का नेचर कैसा होता है? फर्स्ट इज अटेंशन इज अ मेंटल प्रोसेस नॉट अ मेंटल पावर। अटेंशन कोई हमारे अंदर इनबिल्ट नहीं है, ये कोई मेंटल पावर नहीं है, ये एक हमारा मेंटल प्रोसेस है। देयर कैन बी नो अटेंशन इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने स्कूल में कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो वहां पे उस जगह पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उस सब्जेक्ट की क्लास में प्रॉपर तरीके से अटेंशन दें, क्योंकि वहां पे आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता। नेक्स्ट इज द थॉट ऑफ कॉन्शियस लाइफ is impossible in the absence of attention। अगर आप सोचते हैं कि मैं कॉन्शियस लाइफ जीऊं, कॉन्शियस लाइफ का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अवेयर रहे, तो ये अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस आपकी बिना अटेंशन के नहीं हो सकती। अगर आप किसी भी स्टिमुलाई पे या किसी भी सिचुएशन पे अटेंशन देंगे तभी आप एक कॉन्शियस लाइफ जी सकते हैं। अटेंशन क्रिएट्स रेडीनेस फॉर द डूइंग वर्क। जो अटेंशन होती है वो जल्दी से काम करने के लिए, एक हम कहते हैं ना फुर्ती शरीर में, उस फुर्ती के लिए अटेंशन वर्क करती है। उस फुर्ती को अटेंशन क्रिएट करती है ताकि हम अपना काम बिल्कुल जल्दी से कर सके। अटेंशन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। अटेंशन हम सिर्फ किसी चीज को देते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, पर हम उन बहुत सारी चीजों में से सिर्फ कुछ चीजों पे ही अटेंशन देते हैं, इसलिए अटेंशन को सेलेक्टिव प्रोसेस भी कहा जाता है। जो हमारी अटेंशन होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है और कॉन्टिन्यूस होती है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब हम अटेंशन देते हैं तो हमारी अटेंशन चेंज भी होती है कि क्या पता मैंने इस जगह अटेंशन दी कि अब मेरी अटेंशन चेंज हो जाए, मैं कहीं और अटेंशन देने लग जाऊं, और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। हम हर वक्त किसी ना किसी चीज को अटेंशन देते ही हैं, चाहे हम मेंटली दे चाहे हम फिजिकली दे, एंड दिस इज आवर अटेंशन वर्क्स। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ अटेंशन के बारे में। जो हमारी अटेंशन होती है उस पर काफी चीजों का इन्फ्लुएंस होता है,
और उन इन्फ्लुएंस को हम मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आता है एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, जो कि ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, जो सब के लिए सेम होते हैं, चाहे यहाँ पे मैं हूँ या मेरा फ्रेंड हो या फिर मेरे मम्मी पापा हो, वो फैक्टर्स हम सब के लिए सेम हो गए। वो सारे ही फैक्टर्स हम सब के अटेंशन को या तो ड्रॉ करेंगे या हम उसे इग्नोर कर देंगे। So these are those factors which are externally conditioned, those characteristics which are outside the situation, stimuli and captures out attention। जो भी हमारी बॉडी के बाहर के हमारे एनवायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं वो सब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर। सबसे पहला आता है हमारा मूवमेंट। अगर कोई भी चीज मूव कर रही है हमारे सामने और कोई भी चीज बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी है, तो वहां पे बहुत ज्यादा हाईली चांसेस होते हैं कि जो हमारी अटेंशन है वो मूविंग चीज पे जाए। सेकंड आता है हमारा इंटेंसिटी। अगर किसी भी चीज की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, किसी भी लाइट की या साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि हमारा ध्यान उसी पे जाए। जैसे कि अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं शांति से, बिल्कुल शांत सी जगह पे, और वहां पे आपको वहीं पे कहीं बहुत कम सी आवाज है और कहीं बहुत तेज किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज है, तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी अटेंशन उस ट्रक के हॉर्न पे जाए, क्योंकि वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। फिर आता है नोवेल्टी। नोवेल्टी का मतलब होता है कि न्यूनेस, कि अगर कोई भी नई चीज है तो वहां पे बहुत हाई चांसेस होते हैं कि हमारा ध्यान न्यू चीज पे ज्यादा जाए। जो लोग एडवर्टाइज करते हैं वो क्यों हर अपने ब्रांड में, हर प्रोडक्ट में नई नई चीजें लाते हैं, ताकि नोवेल्टी ही लोगों को अट्रैक्ट करे, उनके अटेंशन गेन कर सके नोवेल्टी। उसके बाद आता है हमारा साइज। अगर किसी भी चीज का साइज ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा है तो देयर आर वेरी मच चांसेस कि हमारा ध्यान इन दोनों चीजों पे ही जाए, कि या तो ज्यादा बड़ी है या ज्यादा छोटी है। वहां पे ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि हमारे जो हर चीज का एवरेज साइज होता है उस पर टेंशन हमारी कम जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स अगर किसी बच्चे को बहुत बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स दे दे या बहुत छोटा सा ज्योमेट्री बॉक्स दे दे, तो वहां पे चांसेस है कि हमारी अटेंशन ज्यादा इन दोनों ज्योमेट्री बॉक्स पे जाए। और वहीं पे अगर किसी के पास एवरेज साइज है, कि मतलब जो सबके पास होता है साइज ज्योमेट्री बॉक्स का, अगर वही सबके पास हो तो वहां पे हमारी अटेंशन बहुत कम जाएगी। उसके बाद आता है चेंज। अगर हमें किसी भी चीज में चेंज दिखे, अगर हम किसी भी चीज में चेंज ऑब्जर्व करें, तो हमारी अटेंशन उससे जाती ही जाती है। जैसे कि हमने ये ऑब्जर्व करा कि ठीक है, ये बेबी जो है ये कल तक नहीं चल रहा था पर ये आज चल रहा है, एटलीस्ट कोशिश कर रहा है, तो उस तरफ हमारी ध्यान जाएगा कि बेबी के मूवमेंट्स में चेंज आया है। उसके बाद आता है हमारा रिपीटिशन। ये एक अटेंशन का नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि अगर हम किसी भी चीज को बार बार देखते जाए या हमारे सामने कोई भी चीज बार बार आती जाए, तो हमारी उसके ऊपर से अटेंशन हट सकती है। ये हो सकता है कि हमारी उसके ऊपर अटेंशन ना जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा कोई गाना सुनते हैं और वो गाना रिपीट पे बिल्कुल मेरे सामने सुने ही जा रहे 10-12 बार, तो मैं उस चीज को बिल्कुल इग्नोर करने लग जाऊंगी। मैं बिल्कुल उस चीज पे अटेंशन मेरी जाएगी ही नहीं, उल्टा वो मुझे बहुत इरिटेट करेगी। फिर आता है हमारा क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमारे सामने कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज बिल्कुल क्लियर है तो हमारा ध्यान उन पे सबसे पहले जाता है। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी भी 2 या 3 चीजों का एड्रेस ढूंढ रहे हैं और उन 2 और 3 चीजों में से हमें किसी एक का एड्रेस क्लियरली ना मिले, वो कह दे कि इस चीज के पास है, इस चीज के पास है, बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस ना दे, और वहीं पे कोई दूसरी जगह है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस है कि इस जगह पे, इस गली में, इस फ्लोर पर वो बंदा रहता है, तो हमारे बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम इस वाले एड्रेस पे ज्यादा या इस वाली जगह पे ज्यादा अटेंशन दें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लैरिटी है।
फिर आता है हमारा कलर्स एंड कंट्रास्ट। कलर्स एंड कंट्रास्ट से मतलब यहाँ पर है कि अगर हमारे सामने कोई बहुत कलरफुल सी चीज रख दी जाए कि जिसके अंदर पिंक, ब्लू, पर्पल, ब्लैक, व्हाइट, येलो हर एक कलर है, तो हमारी अटेंशन उस चीज पे बहुत ज्यादा जाएगी। और वहीं पे आपके सामने कोई ब्लैक एंड व्हाइट इवन बुक तक रख दी तो आपका उसमें से पढ़ने तक का मन नहीं करता। सो ये जो कलर्स होते हैं वो हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं, गेन करते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट। अगर हमें सडनली कोई बहुत ब्राइट चीज दिख जाए जो अपने, जैसे हमारे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है और उस बैकग्राउंड पे हमें कोई सडनली कोई व्हाइट सी चीज दिख जाए, तो बहुत चांसेस है कि हमारा अटेंशन उस पर बहुत जल्दी जाएगा। वहीं अगर आप ब्लैक सीन पे कोई ब्लू चीज दिखाओगे तो वहां पे आपका अटेंशन नहीं जाएगा। सो ये थे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ अटेंशन। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप, दैट इज इंटरनल और इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ये सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, मतलब हर पर्सन के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर्स वो होते हैं जो पर्सन के अंदर होते हैं, इंडिविजुअल अंदर जो भी फैक्टर्स हैं उन सबको हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं। ये लोगों के अंदर होते हैं, इनहेरेंट होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा इंटरेस्ट। मान लीजिए हमारा उस चीज में, पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पर्सनली मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो चांसेस है कि मैथ्स की तरफ अटेंशन नहीं दूंगी। और वहीं पे मेरा साइकोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा अटेंशन है, तो चांसेस है कि मैं साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा अटेंशन दूंगी, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट की चीज है। ये हुआ मेरा इंटरनल फैक्टर। फिर आते हैं मोटिव्स, कि भाई मेरा मोटिव क्या है। मैं मान लो कि मेरा मोटिव है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनूं, पर मैं पढ़ यहाँ पे हिंदी रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा हिंदी पे अटेंशन होगा ही नहीं, मेरा साइकोलॉजी पे ही होगा, क्योंकि मेरा मोटिव ही साइकोलॉजिस्ट बनना है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेंटल सेट। मेंटल सेट का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा कुछ पहले से प्री डिटरमाइंड मेंटल सेट होता है। कि मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा कि आप यहाँ जाइए, ये बहुत अच्छी जगह है, पर आपका कहीं पे पहले मेंटल सेट ये है, आपने कहीं से सुना है या कहीं देखा है कि नहीं ये जगह तो ना बहुत बेकार है, यहाँ पे बहुत अजीब से लोग रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इस जगह पे टेंशन ना दें। क्यों? क्योंकि आपका पहले से मेंटली ये चीज सेट है कि नहीं वो जगह तो अच्छी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद आता है हमारा इमोशनल सेट, कि क्या पता आपको कोई पहले से प्री डिटरमाइंड इमोशनल सेट हो। कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे कहा कि ये मूवी देखो, ये ना बहुत अच्छी है, और आप जानते हैं कि आप इमोशनली, आपका पहले से इमोशनल सेट भी आपका ऐसा है कि आपको वही चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और मान लीजिए आपने वो मूवी देख ली तो आपकी अटेंशन पूरी तरीके से उस मूवी पे लग जाए, क्योंकि आपका पहले से इमोशनल सेट भी वैसा ही है। अगर वो डिफरेंट होता तो आपको वो मूवी बहुत बोर लगती है, अनरिलेटेबल लगती। तभी हम कोई चीजें जब रिलेटेबल वीडियोस या कुछ देखते हैं तो हमें वो चीजें ज्यादा अटेंशन उस पर जाती है, वो चीजें ज्यादा हमें अच्छी लगती हैं। फिर आता है हमारा हैबिट्स। हमारी कई चीजें हैबिट भी होती हैं, उस हैबिट की वजह से भी हम कई चीजों पे अटेंशन नहीं देते। जैसे कई बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं मैं रीडिंग नहीं कर सकता, मेरे को कोई सुन के समझा दे, तो वो उनकी एक हैबिट हो जाती है। अगर उन्हें कोई बोले कि रीड करो तो उनकी अटेंशन ज्यादा नहीं होगी, पर अगर उन्हें कोई समझा रहा हो उस टाइम पे, वो अच्छे से समझ के उस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली अपने माइंड में फिट कर लेंगे। सो ये थे अटेंशन के एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ अटेंशन, कि कितने तरह के अटेंशन होते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अटेंशन। फर्स्ट इज सस्टेन्ड अटेंशन, देन selective attention, then alternating attention and then divided attention. So सबसे पहले हम बात करते हैं sustained attention के बारे में। It is the ability to focus on one specific task for a continuous amount of time without being distracted. आपको ये definition सुन के ही समझ आ गया होगा। Sustained attention वो ability होती है जिसके अंदर हम किसी एक स्पेसिफिक टास्क पे या किसी एक स्पेसिफिक काम पे कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ टाइम तक अपनी अटेंशन रखते हैं, कंटिन्यूअसली, बिना किसी दूसरी चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए। सस्टेन्ड अटेंशन को बना के रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं।
इसको हम कंसंट्रेशन वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, कि किसी भी एक टाइम पे किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करके रखना। इसके अंदर एक की एस्पेक्ट होता है कि अगर हमारे आसपास मान लीजिए डिस्ट्रैक्शन आ भी गई तो भी हम उस पर कैसे रीफोकस कर सकते हैं, वो इस सस्टेन्ड अटेंशन का की एस्पेक्ट होता है। और जो पर्सन ये कर सकता है उसके अंदर सस्टेन्ड अटेंशन की एबिलिटी बहुत हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं और अगर मान लीजिए आपके स्कूल के बाहर कोई रोड है और उस रोड पे से कोई बड़ा सा ट्रक गुजरता है, वो हॉर्न मारता है, अगर उस टाइम पे आपकी अटेंशन उस मैम के लेक्चर से उस ट्रक के हॉर्न पे जाए तो मतलब आपकी अटेंशन सस्टेन नहीं हो पाई। और अगर आपने जल्दी से 1 सेकंड के अंदर आपकी अटेंशन वहां पे और 1 सेकंड के अंदर आप बिल्कुल यहाँ पे वापस आ गए, तो इसका मतलब आपने अटेंशन सस्टेन कर ली है, आपने जो डिस्ट्रैक्शन हुए उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। उसके बाद अब हमारा आता है सेलेक्टिव अटेंशन। It is the ability to select from the various factors or stimuli that are present and to focus on the one that you want. सेलेक्टिव अटेंशन के अंदर हमारे आसपास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर उन चीजों को सबको इग्नोर करके आप किसी स्पेसिफिक एक ही चीज पर फोकस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इस चीज पे फोकस करना है, तो उसे हम कहते हैं सेलेक्टिव अटेंशन। डेली आप बहुत सारी चीजों से एक्सपोज होते हैं, वहां पे आपके सामने बहुत सारी चीजें आती हैं, उन चीजों में से सिर्फ आप कुछ चीजों पे ही फोकस करते हैं, वहां पे आप अपनी एक इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं कि दैट आई हैव टू फोकस ओनली ऑन दीज इंफॉर्मेशन। जो पर्सन सेलेक्टिव अटेंशन को यूज करने में बहुत सक्सेसफुल रहता है या उससे आता है, वो डिस्ट्रैक्शंस को इजीली इग्नोर कर सकता है और उसके अंदर अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखने की भी एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलाइज या डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स। उसके बाद आता है हमारा अल्टरनेटिंग अटेंशन। इट इज द एबिलिटी ऑफ mental flexibility that allows you to shift your focus of attention and move between tasks having different cognitive requirements. इसका मतलब ये होता है कि अल्टरनेटिंग अटेंशन के अंदर आपके आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं और आपको उन सारी चीजों पे अटेंशन देनी होती है, तो आप जल्दी से आपकी जो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो आपको सारी चीजों पे अपना अटेंशन फोकस करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए हेल्प करती है। मान लीजिए आपको कोई ऐसे 2-3 टास्क एक साथ करने हैं जिनके अंदर अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कहीं पे आपको आपकी मेमोरी की नीड है, कहीं पे आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली एबिलिटी की नीड है, तो इन सारी चीजों पे अपना अटेंशन रखना और अपना अटेंशन टाइम पे इन सब पे शिफ्ट करते रहना, उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग अटेंशन की एबिलिटी। अल्टरनेटिंग अटेंशन आप डेली काफी चीजों में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुकिंग कर रहे हैं और आपने अपने बेटे को, अपनी बहन को, भाई बहन को, किसी को भी पढ़ाना है, तो ये दोनों चीजों में आपकी अलग अलग कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इसके अंदर आप अल्टरनेटिंग अटेंशन का यूज करते हैं कि एक टाइम पे आप जाके जल्दी से खाना बना रहे हैं, फिर वहीं पे जब आपका कोई भाई बहन या बेटा बेटी कोई भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है कि मामा मुझे इसमें क्या करना है, तो आप जल्दी से अपनी अटेंशन को शिफ्ट करते हैं और उससे उसके होमवर्क में हेल्प करते हैं। So this was all about the alternating attention. अब आता है हमारा dividing attention. It refers to focusing on more than one task at a given point of time. When people perform a number of tasks in parallel, they must divide their attention, which may weaken their performance. Divided attention का मतलब ये होता है जब आप एक टाइम पे 2 चीजों पे फोकस कर रहे होते हैं पैरेलली, बिल्कुल, तो आपको अपनी अटेंशन को डिवाइड करना होता है, लेकिन उसका एक कॉन्स भी है कि आपकी उस टाइम पे परफॉर्मेंस भी वीक हो सकती है। तो ये जो डिवाइडेड अटेंशन है, इसको सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर मसल मेमोरी और हैबिट। अगर मान लीजिए आपको किसी चीज की हैबिट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं और उस टाइम पे आपको कॉल आ गया, किसी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, यू हैव टू अटेंड इट, और आप कहीं पे गाड़ी रोक भी नहीं सकते,
तो उस टाइम पे आपकी डिवाइडेड अटेंशन का यूज होता है कि आप कार चलाते चलाते भी अपना फोन कॉल रिसीव कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ये डिवाइडेड अटेंशन आफ्टर प्रैक्टिस आती है, जैसे कि जो न्यू ड्राइविंग सीख रहा है वो एक टाइम पर ही कॉल अटेंड नहीं कर सकता और ड्राइव नहीं कर सकता, पर जो बहुत प्रैक्टिस से, जो काफी टाइम से ऐसी गाड़ी चला रहे हैं, उनको बहुत प्रैक्टिस होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अटेंशन। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, परसेप्शन। परसेप्शन का लेमन टर्म्स में मतलब होता है कि नजरिया, किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया कैसा होता है, किसी भी चीज के बारे में हमारी क्या राय है, हम उस चीज को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। सो इट इज अ मेथड बाय विच sensations experienced at any given moment are interpreted and organized in some meaningful fashion। कि हमें कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन हमें बाहर से मिली या इंटरनली मिली, तो हम उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसका कोई एक मतलब बनाते हैं, और उस मतलब को हम कहते हैं हमारा नजरिया। कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई, मैंने उसे इंटरप्रेट किया, उसे ऑर्गेनाइज किया और उस इंफॉर्मेशन से कोई एक मतलब निकाला, और वो मतलब होगा मेरा परसेप्शन। परसेप्शन इज नॉट merely an interpretation of objects or events of the external or internal world as they exist. Instead, it is also a construction of those objects and events from one's point of view. परसेप्शन के अंदर हम सिर्फ चीजों को इंटरप्रेट नहीं करते, बल्कि हम अपने तरफ से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजें, कई राय बनाते भी हैं। परसेप्शन के अंदर कुछ इंडिविजुअलिटी होती है। कोई भी दो लोगों को अगर आप सेम इंफॉर्मेशन दोगे तो वो दोनों लोग ही उसे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वे में परसीव नहीं करेंगे। There will be some differences in their perception। दो लोग सेम चीजें देख तो सकते हैं, पर वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम परसेप्शन नहीं बना सकते। परसेप्शन के अंदर कुछ सब प्रोसेसेस होते हैं। सब प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारी परसेप्शन वर्क कैसे करती है। हमने यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ा, पर अब हम यहाँ पे देखेंगे थ्रू स्टेप्स। सबसे पहले होता है स्टिमुलस। हमारे पास बाहर से कोई इंफॉर्मेशन आई, हमने क्या करा, थ्रू सेंसरी रिसेप्टर उसे रिसीव किया, फिर हमारे सीएनएस मतलब हमारे ब्रेन ने इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, इसका कोई मतलब निकाला, और फिर उससे हमारा बना परसेप्शन। सो ये होता है परसेप्शन का प्रोसेस। इस तरीके से हमारा परसेप्शन बनता है। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि जो भी हम परसीव करते हैं उसको हम किस तरीके से परसीव करते हैं। उसके कुछ लॉज होते हैं जो हर एक ह्यूमन बीइंग फॉलो करता है। उसी पर्टिकुलर वे में एक ह्यूमन बीइंग उस हर चीज को परसीव करता है। अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट, वी परसीव डिफरेंट स्टिमुलाई नॉट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट बट as an organized whole that carries a definite form। हम हर चीज को एक डेफिनाइट, एक होल फॉर्म में परसीव करते हैं, चाहे वो कोई भी स्टिमुलाई हो, कोई भी चीज हो। There are some laws of perceptual organization जिनका ये आइडिया माना जाता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो हर चीज के अंदर पैटर्न ढूंढता है। जो भी उसे दिखे वो हर चीज को एज अ पैटर्न देखने की कोशिश करता है। अब इन लॉज के अंदर सबसे पहला लॉ आता है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप के अंदर ये बताया गया है कि लोगों के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी चीज को उसके बैकग्राउंड के साथ ही परसीव करते हैं। जैसा कि आप ये फर्स्ट पिक्चर में देख रहे होंगे, इसके अंदर आपको यहाँ पे दो फेस दिख रहे होंगे। सो ये एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि वो बैकग्राउंड वाली चीज को ऑब्जर्व करते हैं, बट असल में ये पिक्चर वाइन गॉबलेट की है, ये किसी दो इंसान के फेसेस की नहीं है, पर हमारी टेंडेंसी ऐसी होती है कि हम इससे बैकग्राउंड के साथ परसीव करते हैं, इसलिए हमें इसमें दो फेस दिख रहे हैं। सो ये होता है हमारा फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। नेक्स्ट लॉ आता है हमारा प्रॉक्सिमिटी।
जो प्रॉक्सिमिटी लॉ है उसके अंदर हम हर एक चीज को, इसके अंदर जो भी चीजें एक साथ होती हैं, आसपास होती है, हम उसे एक जैसा परसीव करते हैं, हम उसे सेम ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, इसके अंदर हमने ये सारी डॉट्स हालांकि अलग अलग हैं, पर हमने इसे सेम ग्रुप में डाल दिया क्योंकि वो एक साथ क्लोज्ड है। ये एक पैटर्न में है कि ये एक साथ मिली हुई हैं। सो ये होता है हमारा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब आता है हमारा लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें एक जैसी दिखती हैं या लगती हैं कि हाँ ये सिमिलर है, उन चीजों को हम एक साथ परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो स्पोर्ट्स टीम होती हैं, उनकी हर एक टीम की अपनी अपनी अलग अलग कलर की जर्सीज होती हैं। जैसे कि इंडिया की टीम की मानी जाती है ब्लू है, पाकिस्तान की ग्रीन है। तो अगर ये लोग पूरे ग्राउंड में फैल भी जाएं, तब भी हम दूर से देख के बता सकते हैं कि अगर ये ग्रीन टी शर्ट वाला है तो ये पाकिस्तान की टीम का है, अगर ये ब्लू टी शर्ट वाला है तो ये इंडियन टीम का है। तो ये होता है सिमिलैरिटी वाला लॉ। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, इस इमेज के अंदर ये शेप्स दोनों अलग अलग हैं, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, पर हम इन्हें एक जैसा समझते हैं, अब आता है हमारा लॉ ऑफ क्लोजर। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हमें ये ट्रायंगल पूरा नहीं बना हुआ, इस ट्रायंगल में यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ गैप है, पर आप देखिए मैंने ये चीज ये मिली भी नहीं है, ये तीनों अलग अलग है, स्टिल मैंने इसे ट्रायंगल कहा। मतलब ये हमारी एक टेंडेंसी होती है कि जो भी चीजें हमें लग रहा है कि आसपास में मिल रही हैं, और अगर वो एक्चुअल में अलग भी हो तब भी हम उन्हें मिला देते हैं। जैसा कि ये तीनों जो एंगल्स थे ये एक दूसरे से नहीं मिले हुए थे, स्टिल मैंने इसे ट्रायंगल कहा। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ क्लोजर। अब आता है हमारा कॉन्टिन्यूटी लॉ। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी बहुत सिंपल होता है। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि हम चीजों को जितना सिंपल वे में हो सके उतना सिंपल वे में देखने की कोशिश करते हैं, रादर देन किसी कॉम्प्लेक्स पैटर्न में या फिर किसी भी टूटी हुई सी चीज में कि इसके इतने टुकड़े हम उससे ज्यादा चीजों को बहुत सिंपल वे में, सुलझे हुए वे में परसीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये फिगर है, इस फिगर के अंदर हमने सिंपली इसे ऐसे परसीव किया कि ये ऐसे लाइन आ रही है, ये ऐसे लाइन आ रही है। हमने इसे कोई एंगल का नाम नहीं दिया कि यहाँ से ये किसी मैथ का क्वेश्चन है, या फिर हमें इसकी जो भी ये साइड से इनका मतलब निकालना है, या फिर हमने इसे कोई डिफरेंट पैटर्न का नाम नहीं दिया, हमने इसे सिंपली एज अ इमेज परसीव कर लिया। अब आता है हमारा लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी का सिंपली मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई दो चीज एक साथ हो रही है, एक ही टाइम पे हो रही है, तो हम उन्हें सिंपली एक दूसरे से रिलेटेड बताते हैं। अब आता है हमारा एक लास्ट लॉ, दैट इज कॉमन रीजन। कॉमन रीजन के अंदर जो भी चीजें एक साथ एक जगह पे होती हैं या एक एरिया में होती हैं, हम उन्हें एक ग्रुप में परसीव करते हैं। जैसे कि इस इमेज के अंदर आपको ये जो स्टार्स, ये एक बॉक्स है, ये स्टार सर्कल एक बॉक्स है, ये सर्कल्स एक बॉक्स है, तो हम इसे एज अ ग्रुप, इसे भी एज अ ग्रुप और इसे भी एज अ ग्रुप परसीव करेंगे। सो ये होता है लॉ ऑफ कॉमन रीजन। सो अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर अटेंशन के बारे में पढ़ा कि अटेंशन कैसी होती है, क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, अटेंशन की फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं कि जो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अटेंशन अफेक्ट डालते हैं। फिर आता है हमारे टाइप्स ऑफ अटेंशन की कितने टाइप्स का अटेंशन होते हैं। फिर आता है लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कि जो भी कुछ भी चीज को परसीव करने के कुछ लॉज होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। I hope you liked the video and please share your valuable comments in the comment section. अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। I will try to answer every doubt.
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु माइट नीड इट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल आइकन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.